हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर 18वां चैप्टर, जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो बच्चों, वायु जैसे पाठ का नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि वायु और जल हमारा किन चीज़ों से गंदा हो रहा है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और आसपास क्या परिवर्तन होते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपने आगरा के ताजमहल के बारे में सुना होगा कि आगरा का ताजमहल भी वायु प्रदूषण के कारण इसकी जो भव्यता है वो कम होती जा रही है ना। तो हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम कैसे करें, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि पहले जो हमारा आकाश था स्वच्छ था, पर आज का जो पर्यावरण है में निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि वायु प्रदूषण में हम ये देखते हैं कि जो वायु प्रदूषण है, क्योंकि हम कुछ समय तक तो भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, पर वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि स्वच्छ वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा वायु जो है कई गैसों का मिश्रण है। पेपर में आता है कि वायु क्या है, तो वायु अपन उत्तर में लिख सकते हैं वायु कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प और वायु अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। तो अपन को समझ में आ गया वायु है क्या। अब वायु जो प्रदूषित है वो प्रदूषित कैसे होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जब वायु जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, उसमें जो कण मिल जाते हैं, वह धुएं के मिल जाने से जो गाड़ियों उद्योगों से जो निकल रहा है, विभिन्न स्थानों के वायुमंडल प्रकृति संगठन में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। जब वायु में ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा कैसी हो जाती है, संदूषित हो जाती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है, उस वायु को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब वायु में अनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जो सजीव और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। तो अब ये होती कैसे है प्रदूषित, है ना। तो जब जो पदार्थ वायु को संदूषित करते वो प्रदूषक कहलाते हैं, मतलब जो वायु को गंदा करते हैं वो वायु प्रदूषक कहलाते हैं। वो कौन से पदार्थ है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी जब फटता है तो कई प्रकार का धुआं निकलता है, आग निकलती है। वनों में जो आग लगती है उससे भी धुआं उठता है। तो धुएं के द्वारा भी अपनी वायु गंदी होती है। अगला पॉइंट है फैक्ट्रियों के द्वारा, विद्युत संयंत्र के द्वारा, जलावन लकड़ी के द्वारा और उपले मतलब जो अपन गोबर जलाते हैं उससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी वायु गंदी होती है, वायु प्रदूषित होती है। और जब वायु प्रदूषित होती है तो हमारे श्वसन से संबंधित कई समस्याएं हमें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा जो वायु होती है, कई तरह की गाड़ियां आजकल देखा, वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वाहन अधिक मात्रा में क्या छोड़ती है, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करती। इससे भी वायु अपनी गंदी होती है। सबसे ज़्यादा होती है जो पेट्रोल डीजल जो जलता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस उत्पन्न होती है, जो बहुत विषैली गैस होती है, जो रुधिर में क्या करती है, ऑक्सीजन की क्षमता को घटा देती है, जिससे हमें क्या जलन महसूस होने लगती है। आपने कभी कभी सर्दियों में कोहरा देखा होगा, तो ये कोहरा भी जो होता है वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। जब धुआं मिल जाता है, धुएं तो धुआं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, और यही ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुएं के संयोग से हमें क्या होता है, कोहरा, धूम कोहरा दिखाई देता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ साथ आहट भी उत्पन्न होती है। तो बच्चों पेपर में आता है धूम कोहरा क्या होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ये भी रीजन है वायु प्रदूषण का। दूसरा क्या है कि जो पेट्रोलियम परिष्करणशाला हैं, उनसे SO2, NO2 गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। तो इनसे भी अधिक मात्रा के SO2 गैस निकलती है ना। तो ये भी वायु प्रदूषण के लिए हानिकारक है, उत्तरदायी है। फिर इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाली गैस का नाम भी आपने सुना होगा। ये कहाँ प्रयोग होती है, रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिज में, एयर कंडीशनरों में, एरोसोल फुहार में होता है। ये भी क्या करती है, वायुमंडल में ओजोन परत को क्या करती है, क्षतिग्रस्त करती है। और जो ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही जो ओजोन परत है उसमें जो छेद हो रहा है, उसके बारे में आपने सुना होगा, वो इसी के कारण हो रहा है।
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी पेपर में बहुत आता है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी रहती है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद डीजल और पेट्रोल में के दहन के साथ साथ उनके जो वाहनों से अत्यंत छोटे छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, है ना, जो वायु में मिल जाते हैं, जिससे दक्षता को घटा देते हैं। और यही कण हमारे शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण में और औद्योगिक प्रक्रमण द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये सूक्ष्म कण भी वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायु प्रदूषण किन कारणों से होती है। तो 4-5 रीजन थे, ये भी पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं। अब पर आगरा के ताजमहल का मैंने शुरू में बताया था कि ताजमहल जो पहले जो सुंदर था, अब दिन प्रतिदिन ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो क्यों पड़ता जा रहा है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसका रीजन ही वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण कैसे, आपने मथुरा में रिफाइनरी के बारे में सुना होगा। मथुरा तेल की जो रिफाइनरी है उसमें क्या होता है, उद्योग है, वो SO2 और NO2 जैसे प्रदूषकों को क्या कर रही है, वो उत्पन्न कर रही है। तो ये जो गैसें जो निकल रही हैं SO2 NO2, ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, बन जाते हैं। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब पानी बरसता है तो ये वर्षा के साथ अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये अम्ल वर्षा के कारण ही संगमरमर का क्या हो रहा है, क्षति हो रही है। इस घटना को हम संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद संगमरमर को क्यों पीला पड़ रहा है ना। तो एक ये भी प्रश्न आता है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत से क्या किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। ताजमहल के आसपास, ये ताजमहल का चित्र है, CNG जैसे और LPG स्वच्छ ईंधनों का ही प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं, है ना। तो ये मैंने उपाय किए गए हैं। अब नेक्स्ट अपन आते हैं पौधघर प्रभाव। पौधघर प्रभाव, तो बच्चों ये भी पेपर में बहुत आता है। पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। तो जैसे ही पृथ्वी पर पहुंची तो पृथ्वी ने सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और कुछ भाग उसने क्या करा, परावर्तित किया। और परावर्तित होकर वो अंतरिक्ष में लौट जाता है। पर परावर्तित किरणों का कुछ भाग कहाँ, वायुमंडल में रुक जाता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों ये पेपर में बहुत आता है। वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण का यही कार्य, जिसे हम पौधघर प्रभाव कहते हैं। तो ये भी पेड़ पौधों के लिए नुकसान है। यदि आपने किसी पौधशाला नर्सरी में अगर पौधघर को देखा है तो आप देखना सूर्य की ऊष्मा पौधघर में प्रवेश तो कर जाती है पर उससे बाहर नहीं निकल पाती है। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधघर को गर्म करती है। तो सर्दियों में विशेषकर इसका अपन प्रयोग करते, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग, कि जहाँ सूर्य की रोशनी कम आती तो वहाँ अपन इसका प्रयोग करके पेड़ पौधों को क्या करे रहते हैं, गर्म किए रहते हैं, है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 जो होता है, वायु का ये एक जो घटक होता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, आपने देखा होगा मानवीय क्रियाकलापें ज़्यादा हो रही है, उसमें CO2 अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है। लेकिन जैसे CO2 उत्पन्न भी होती है तो पेड़ पौधों द्वारा CO2 का उपयोग हो रहा है। लेकिन मानवीय मतलब वनों के कटने के कारण क्या हो रहा है, मानवीय क्रियाकलापों में CO2 तो बढ़ रही थी, लेकिन पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 का उपयोग भी कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, जब वन जरूरत से ज़्यादा कटेंगे तो क्या होगा, CO2 उत्पन्न तो हो रही है पर CO2 का जो उपयोग है, खपत है, वो कम हो रही है। जब कम हो रही है तो CO2 क्या करती है, जो ऊष्मा आती है उसे रोक लेती है और उसे पर्यावरण वायुमंडल में नहीं जाने देती है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, जिसे हम विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के ही तरह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यही करती है कि जो परावर्तित जो विकिरण है सूर्य का, वो तो चला जाता पर कुछ भाग वायुमंडल में रह जाता है, जिससे पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र कैसा गर्म हो जाता है। यही इसका भी रीजन है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और जो मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधघर गैसें कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही
जो हिमाचल जो अपना जल जो तटीय प्रदेश है जलमग्न हो चुके हैं। तो ये क्योंकि वहाँ तापमान बढ़ रहा है तो जो बर्फ़ है वो वहाँ पर पिघल रही है। तो आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग भी एक गंभीर संकट है। इसके बाद अपन अब बात करते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या मतलब क्या कम कर सकते हैं। और एक हिमालय का जो गंगोत्री हिमनद है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलना आरंभ हो गया। तो एक संकट का विषय है। तो सरकार इस पर काम कर रही है। अब आता है अपन इसके लिए क्या करें, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये निबंध भी आता है वायु प्रदूषण पर। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो हिंदी में भी काम में आएगा। हिंदी में निबंध आता है वायु प्रदूषण का, तब आप ये लिख सकते हो। तो आपका विज्ञान में भी काम हो रहा है और हिंदी में भी काम हो रहा है। अब इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अपन CNG जो धुआं उत्पन्न नहीं करती CNG गैसों का हमें प्रयोग करना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ हमें पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, है ना। और आजकल आपने देखा होगा पटाखों का बहिष्कार कर दिया है सरकार ने कि पटाखे अपन को 10 बजे के बाद नहीं जलाना। जब त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार आता है, तो वायु प्रदूषण पहले क्या होता था, दीपावली पर पटाखे 12-1 बजे तक जलते थे, जिससे सुबह उठते ही सफोकेशन प्रदूषण ज़्यादा हो जाता था। लेकिन 2-3 सालों से सरकार ने पटाखों का बहिष्कार किया है कि हम पटाखे कम 10 बजे तक ही चलाएंगे। तो इस तरीके से अपन वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दूसरा, हम जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करें, है ना। वैकल्पिक ईंधन जैसे अपन सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जल ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का प्रयोग करें। 3 रीजन। और चौथा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अगर पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगेंगे प्रदूषण उतना ही कम होगा। तो 4 रीजन हो गए। इस प्रकार हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे अपन ने वायु प्रदूषण पढ़ा, तो वायु प्रदूषण का भी निबंध हिंदी में आता है, कभी कभी जल प्रदूषण का भी निबंध हिंदी आपके विषय में आता है। तो विज्ञान का भी काम हो रहा है और ये आपका हिंदी विषय में अगर ऐसे ही निबंध आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो जल हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन, जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि जल से ही हम अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य करते हैं, कपड़ा धोना, नहाना। पर इसके बाद हम प्रयोग करने के बाद जल को हम गंदा भी कर देते हैं। तो जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम के रंग और गंध को बदल देते हैं। जब बाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जिससे क्या जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषित करने वाले जल को ही हम जल प्रदूषक कहते हैं। तो ये प्रश्न तो आगे जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जब जल में बाहित मल, विषैले रसायन या हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम जल प्रदूषक कहते हैं। अब जल प्रदूषित कैसे होता है, तो गंगा के बारे में आपने सुना होगा। गंगा हमारे भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है और ये रास्ता गंगोत्री, हरिद्वार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से होती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो कभी कभी ये मार्ग भी पूछा जाता है गंगा नदी का, तो जी आप समझ लेना, ये भी बहुत आता है व्यवहारिक ज्ञान के लिए। उसके बाद अपन पढ़ते और आजकल जो गंगा है, गंगा का जो अस्तित्व है बहुत खतरे में। गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से है जिसका जो अस्तित्व मतलब जो खत्म होने की कगार पर, क्योंकि इसका जो प्रदूषण स्तर है बढ़ रहा है। मतलब गंगा को लोग बहुत गंदा कर रहे हैं। गंगा में कूड़ा करकट, अनुपचार, बाहत मल, मृत जीव, हानिकारक पदार्थ सीधे ही नदी में फेंक रहे हैं, जिससे क्या जो नदी है तो कैसी सजीव, पर वो कैसी होती जा रही है, निर्जीव होती जा रही है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना शुरू की गई थी। इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि हुई, तो इस भारत सरकार 2016 में एक नया प्रस्ताव का प्रारंभ हुआ जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से अब जाना जाता है। इसलिए और कानपुर में जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। उसका प्रवाह भी बहुत धीमा है, स्लो हो गया है। जो जल की मात्रा भी उसमें कम है और उसका जो प्रवाह है वो भी बहुत धीमा है। इसमें क्योंकि कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री, पॉलीथीन आदि लोग इस नदी में फेंक देते हैं। और कानपुर में फैक्ट्रियाँ भी बहुत अधिक हैं, तो जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों को नदी में ही विसर्जन करती है। तो इस प्रकार जो गंगा नदी है वो गंदी हो रही। तो जल प्रदूषण इस तरीके से हो रहा है। चित्र है बच्चों जो गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव
गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जिसके कारण गंगा नदी गंदी हो रही है, जिससे जल प्रदूषण भी हो रहा है। दूसरी बात क्या है, जो अपन खेतों में जो कीटनाशक डालते हैं, जब कीटनाशक डालते हैं तो कीटनाशक मिट्टी के साथ बहकर नदियों में आ जाते हैं। यही रसायन जल में घुलकर खेतों, जलाशयों में, नदी नालों में पहुंच जाते हैं। जब ये कीटनाशक पहुंचते हैं तो इन्हीं कीटनाशकों के कारण ही आपने तालाबों में देखा होगा, बहुत से दूर से जो तालाब हरे हरे दिखते हैं, तो क्या उनमें क्या शैवाल उग जाते हैं, है ना, क्या उग जाते हैं, शैवाल उग जाते हैं। ये उर्वरक में उपस्थित जो रसायन है उनमें उपस्थित नाइट्रेट और फास्फेट जैसे रसायनों की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न होते हैं। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि तालाब में जो शैवाल उगते हैं वो किन कारणों से उगते हैं, तो इसी कारण से उगते हैं। जब शैवाल अधिक मात्रा में होते हैं तो ये अत्यधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और उनके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं बेचारे वो मर जाते हैं। ये रसायन ही शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का भी कार्य करते हैं और ये अत्यधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है। जो जलीय जीव इनके नीचे रहते हैं वो मर जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब अपन बात करेंगे पेयजल क्या होता है और जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। पेयजल मतलब जो पीने का पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, उसे हम पेयजल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पानी दिखने में तो स्वच्छ होता है, उसमें कोई गंध भी नहीं होती, लेकिन जब हम पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पानी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु मिले रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पानी को हमें उबाल कर पीना चाहिए। पीने के लिए उपयुक्त जल को हम कहते हैं पेयजल कहते हैं। अब पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके 2-3 रीजन है। जल को या तो फिल्टर करें अपन, है ना, या पानी को उबाल कर पिए। एक प्रश्न ये भी आता है जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। जल को शुद्ध करने के 3 उपाय, या तो पानी को फिल्टर करें, घरेलू फिल्टर कैंडल का प्रयोग करें, या उबालें, या क्लोरीन की टैबलेट डालें। पर क्लोरीन की टैबलेट हमको उतनी ही डालनी चाहिए जितनी ज़रूरत। अत्यधिक क्लोरीन की टैबलेट से हमें बचना चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या किया जा सकता है, जल प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं, अब इस पर बात करेंगे। तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कम से कम मतलब हानिकारक पदार्थ नदियों में बहाना चाहिए, है ना, और पानी का निष्ठापूर्वक हमें जल की बचत करना चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः प्राप्त करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। मतलब इसका अपन को विशेष का ध्यान रखना है। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मंत्र है जल को शुद्ध रख, जल की बचत करने का। और जो घर के जितने भी घरेलू कार्य है उसमें हमें कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी धोने में भी जल का प्रयोग करें तो कम से कम करें, निष्ठापूर्वक करें। पौधों की सिंचाई में भी किया जा सकता है उपयोग। इस प्रकार, और जब नल में हम ब्रश करें तो नल को हम खोलें नहीं। इस तरीके से हम जो जल की जो निष्ठापूर्वक का जल का हम प्रयोग करेंगे तो जल का हम बचत कर सकते हैं। और जिससे हमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को हमने इस पाठ में बच्चों समझ लिया है। कहीं भी अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करूँगी। ये आपका लास्ट चैप्टर था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, जिससे मैं आपके पास अन्य सब्जेक्ट को लेकर आपके पास उपस्थित हो सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।